सोचिए, एक इंसान जो पिछले 5 सालों से ना आपको अपनी सुबह की चाय, अपना बेडरूम, अपनी फैमिली, मतलब अपनी जिंदगी का हर एक छोटा बड़ा पल हर दिन दिखा रहा हो। हाँ, बिल्कुल एक खुली किताब की तरह। वही तो। और फिर एकदम से अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले के वक्त वो एक बहुत बड़ा पर्दा गिरा दे। मतलब वो अपनी होने वाली पत्नी का चेहरा तक छुपा ले। ऐसे में क्या होगा? ऐसे में देखिए, वो ऑडियंस जो खुद को उस क्रिएटर का परिवार मान चुकी है ना, वो अचानक से खुद को धोखा खाया हुआ महसूस करने लगती है। सही बात है। और एक बहुत ही सावधानी से बनाई गई जो वो सिंपल वाली इमेज होती है, जब वो किसी रहस्य से टकराती है तो वो सीधे एक पब्लिक ट्रायल यानी जनता की अदालत में आ जाती है। और बिल्कुल यही हुआ है भारत के नंबर 1 ब्लॉगर सौरभ जोशी के साथ। तो आज के इस गहरे विश्लेषण में हम सौरभ जोशी की सीक्रेट शादी और उसके बाद इंटरनेट पे जो ये भयंकर बहस छिड़ी है ना, उसे डिकोड कर रहे हैं। जी बिल्कुल। पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं, क्योंकि जो लोग शायद सौरभ को नहीं जानते उनके लिए भी ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब हल्द्वानी उत्तराखंड का एक नॉर्मल लड़का जिसने 2015 में पेंसिल स्केच ट्यूटोरियल से यूट्यूब शुरू किया था। हाँ, और कोई बहुत बड़ा बजट नहीं था उनके पास, नहीं कोई मशहूर परिवार था। एकदम सही, सिर्फ एक कैमरा और टैलेंट। फिर 2020 के लॉकडाउन में उन्होंने एक चैलेंज लिया, 365 डेज, हर रोज एक व्लॉग। और इस एक फैसले ने ना उन्हें इंडिया का नंबर 1 ब्लॉगर बना दिया। आज उनके 37 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, 2 बड़े चैनल्स हैं और उनकी इमेज बहुत ही सिंपल और फैमिली ओरिएंटेड रही है। हाँ, मतलब एक बॉय नेक्स्ट डोर वाली इमेज। पर यही इमेज आज इंटरनेट की अदालत में सवालों के घेरे में खड़ी है। क्योंकि हमारा मिशन आज यहाँ किसी का पक्ष लेना या किसी को गलत ठहराना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमें तो बस तथ्यों को समझना है। ये जो इंटरनेट का टॉक्सिक फैंडम है ना, इसे डिकोड करना है और ये समझना है कि आज की क्रिएटर इकोनॉमी में खामोशी कैसे एक बहुत बड़ी रणनीति बन गई है। तो चलिए सीधे टाइमलाइन पर आते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये पूरा विवाद शुरू कहां से हुआ। ये कोई एक दिन की बात नहीं थी। नहीं, ये तो महीनों से चल रहा था। हाँ, जुलाई 2025 से ही सौरभ के व्लॉग्स में ना थोड़े सूक्ष्म संकेत या कह लें सटल हिंट्स आने लगे थे। फैंस ने नोटिस किया कि वो कुछ ज्यादा ही खुश हैं। और वहीं से सोशल मीडिया पर अटकलें शुरू हो गईं। फिर आता है नवंबर 2025। सौरभ पहली बार एक लग्जरी कार के पास एक लड़की के साथ अपनी फोटो शेयर करते हैं। लेकिन सबसे अजीब बात, उस लड़की का चेहरा ढका हुआ था। और इंटरनेट पे भूचाल आ गया। मतलब लिटरली बवाल हो गया था कमेंट सेक्शन में। फिर 26 नवंबर को सीक्रेट शादी की खबरें उड़ने लगी, लेकिन सौरभ की तरफ से पूरी तरह से खामोशी थी। उन्होंने कुछ कंफर्म नहीं किया उस वक्त। बिल्कुल नहीं। और आखिरकार 5 और 6 दिसंबर को ऋषिकेश के एक रिजॉर्ट में हल्दी और शादी होती है। तब जाके इंस्टाग्राम पर आधिकारिक पुष्टि आती है। तो ये जो पूरी टाइमलाइन है ना, ये बहुत कुछ कहती है। मुझे तो ये पूरी टाइमलाइन किसी बड़ी बॉलीवुड फिल्म के टीजर और ट्रेलर कैंपेन जैसी लगती है। अच्छा, वो कैसे? मतलब पहले एक छोटा सा हिंट दो, फिर बिना चेहरे वाला एक पोस्टर रिलीज कर दो, फिर अफवाहें उड़ने दो। मेरा सवाल यह है कि क्या इतने महीनों तक चेहरा छिपाना सच में प्राइवेसी की चाह थी? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। या फिर क्या ये एक सोची समझी कंटेंट स्ट्रैटेजी थी, ताकि ऑडियंस हुक रहे और जब आखिरकार खुलासा हो तो व्यूज सीधे आसमान छू लें? देखिए, अगर हम इसका एक निष्पक्ष विश्लेषण करें तो दोनों ही बातें अपनी जगह सच हो सकती हैं। आज के समय में ना क्रिएटर्स की निजी जिंदगी और उनके कंटेंट के बीच की जो लाइन है वो पूरी तरह से खत्म हो गई है, एकदम धुंधली हो चुकी है। हाँ, तो एक तरफ निजता का अधिकार है कि भाई वो अपनी होने वाली पत्नी को तुरंत पब्लिक आई में नहीं लाना चाहते थे, और दूसरी तरफ व्यूज को मैक्सिमाइज करने की जो रणनीति होती है वो भी है। लेकिन उस सस्पेंस का जो नतीजा निकला ना, वो बहुत ही परेशान करने वाला था। आप उस ट्रोलिंग की बात कर रहे हैं ना? हाँ यार, महीनों के रहस्य के बाद जब आखिरकार दुल्हन का चेहरा सामने आया तो इंटरनेट का एक बहुत ही कड़वा, बहुत ही टॉक्सिक रूप देखने को मिला। और यहीं पर एंट्री होती है अवंतिका भट्ट की, जो कि इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टारगेट बन गई। जो लोग नहीं जानते, अवंतिका उत्तराखंड से ही हैं, एक ज्योतिषी की बेटी हैं और सीए की तैयारी कर रही हैं। मतलब वो कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं थी, उनका डिजिटल दुनिया से कोई सीधा नाता नहीं था। बिल्कुल, लेकिन शादी के कारण रातों रात उनके इंस्टाग्राम पर 4,43,000 फॉलोअर्स हो गए।
जो कि एक आम इंसान के लिए बहुत ही भारी बात है। भारी भी है और डरावनी भी, क्योंकि वो फॉलोअर्स उन्हें बधाई नहीं दे रहे थे, उन्होंने भद्दी ट्रोलिंग शुरू कर दी है। हाँ, मैंने भी देखा। उनके हल्दी के लुक्स पर, उनके घुंघराले बालों पर कमेंट्स आ रहे थे कि बाल स्ट्रेटन करो। और हद तो तब हो गई जब कुछ फैंस ने लिखा कि सौरव भाई कह दो कि ये प्रैंक है। मतलब मैं एक तीखा सवाल पूछना चाहता हूँ यहाँ पे। जी पूछिए। आखिर इंटरनेट की इस जनता को ये अधिकार किसने दिया कि वो किसी क्रिएटर को अपनी जागीर या अपनी प्रॉपर्टी समझे? सिर्फ किसी मशहूर इंसान से शादी करने पर एक आम इंसान रातों रात 4 लाख अनजान लोगों की जजमेंट का शिकार क्यों हो जाए? ये बहुत ही गंभीर पॉइंट है। देखिए, इसे साइकोलॉजी में हम पैरासोशल रिलेशनशिप्स कहते हैं, और यही टॉक्सिक फैंडम कल्चर की जड़ है। थोड़ा और समझाएंगे इसे? मतलब फैंस को लगता है कि सालों तक व्लॉग्स देखने के बाद क्रिएटर पर सिर्फ उनका एकाधिकार है, वो उनका सबसे अच्छा दोस्त है। हाँ, क्योंकि वो हर दिन उनके घर के अंदर का वीडियो देख रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में उनके जीवन में आने वाला कोई भी नया व्यक्ति, चाहे वो उनकी पत्नी ही क्यों ना हो, फैंस को एक घुसपैठिया लगता है। ओह, तो मतलब वो अवंतिका से उनके बालों या कपड़ों की वजह से नफरत नहीं कर रहे थे, वो बस अपनी इनसिक्योरिटी निकाल रहे थे। बिल्कुल। हमें व्यक्तिगत आघात और सोशल मीडिया द्वारा चलाए जा रहे इस पब्लिक ट्रायल के बीच का अंतर समझना होगा। ये अवंतिका की गलती नहीं थी, ये ऑडियंस की एंटाइटलमेंट थी। लेकिन ये तो सिर्फ सतही ट्रोलिंग थी। कहानी में सबसे बड़ा और गंभीर मोड़ तो तब आता है जब एक बहुत ही भारी आरोप सामने आता है। हाँ, अनीशा मिश्रा वाला आरोप, जिसने इस पूरे मामले को एक गॉसिप से निकालकर एक नैतिक दुविधा में डाल दिया। सही कहा। तो दिसंबर 2025 में 18,000 फॉलोअर्स वाली एक क्रिएटर हैं अनीशा मिश्रा। वो एक रील डालती हैं, और उस रील का टाइटल बहुत ही भड़काऊ था। टाइटल था कर्मा इज रियल, अपनी हाई स्कूल बुलीज को अब देखो। और आरोप यह था कि अवंतिका ने निर्मला कॉन्वेंट हल्द्वानी में स्कूल के दिनों में अनीशा को बुली किया था। किस तरह की बुलिंग? अनीशा का कहना था कि अवंतिका उन्हें उनकी पतली कदकाठी, मतलब स्किनी बॉडी और वेवी बालों के लिए निशाना बनाती थी। ओहो, ये तो काफी पर्सनल है। इतना पर्सनल कि अनीशा डर के मारे खुद को स्कूल के प्रेयर रूम में बंद कर लेती थी। ये बहुत ही गंभीर आरोप है। और मेरा नजरिया यहाँ पर बहुत साफ है। देखिए, स्कूल की बुलिंग के घाव ना बहुत गहरे होते हैं। बिल्कुल होते हैं। चाइल्डहुड ट्रॉमा इंसान को जिंदगी भर परेशान करता है। वही तो। अनीशा के दर्द को हम सिर्फ इसलिए खारिज नहीं कर सकते क्योंकि सामने वाली लड़की अब एक बहुत बड़े यूट्यूबर की पत्नी है। हाँ, लेकिन इस पूरे मुद्दे को तौलने के लिए हमें एक निष्पक्ष ढांचा, मतलब एक न्यूट्रल मॉरल फ्रेमवर्क की जरूरत है। वो कैसे? देखिए, इसके 2 पक्ष हैं। पहला पक्ष, जो आपने कहा, अनीशा का ट्रॉमा और उनका दर्द बिल्कुल असली है और उनकी भावनाएं पूरी तरह से वैलिड है। हाँ, हम उस दर्द को झुठला नहीं रहे। लेकिन दूसरा पक्ष यह है कि इंटरनेट कोई अदालत नहीं है। बिना किसी सबूत के लगाया गया कोई भी आरोप आखिरकार सिर्फ एक आरोप ही होता है। ये बात भी सही है। हम 15 साल पहले की बात कर रहे हैं। उस वक्त दोनों बच्चियां थीं। इंटरनेट के बाहर बैठ के हम ये जज नहीं कर सकते कि असल में उस स्कूल में क्या हुआ था। और पता है मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस बात से है? किस बात से? इस पूरे मामले को जो ये कर्मा का फ्रेम दिया जा रहा है ना, मतलब ये मानना कि सौरव जोशी से शादी होना अवंतिका के लिए कोई सजा है। हाँ, ये बहुत ही अजीब और समस्याग्रस्त नजरिया है। बिल्कुल यार। और जो लोग अवंतिका को बिना किसी सबूत के सिर्फ एक आरोप के आधार पर गालियां दे रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं, वो खुद क्या कर रहे हैं? वो खुद वही काम कर रहे हैं जिसका आरोप वो अवंतिका पर लगा रहे हैं, यानी बुलिंग। एग्जैक्टली। आप बुलिंग का विरोध करने के नाम पर खुद मास बुलिंग कर रहे हो। ये तो हिपोक्रेसी की हद है। सही बात है। और इन सब के बीच जब पत्नी पर इतने गंभीर आरोप लग रहे थे, पब्लिक ट्रायल चल रहा था, तो इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू सामने आता है। हाँ, 37 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाले क्रिएटर की पूर्ण खामोशी। बिल्कुल। सौरव जोशी ने अपनी पत्नी पर लगे इन आरोपों पर एक भी शब्द नहीं कहा। और अवंतिका ने भी कोई जवाब नहीं दिया? नहीं, उनकी तरफ से भी पूरी शांति थी। अब इसे ऐसे सोचिए, मैं एक आम जिंदगी का उदाहरण देता हूं। अगर आपके किसी दोस्त या परिवार के सदस्य पर सड़क पर कोई झूठा आरोप लगाए या उन्हें गालियां दे, तो आप क्या करेंगे? मैं तो तुरंत उन्हें डिफेंड करूंगी। कोई भी इंसान यही करेगा। बिल्कुल, आप तुरंत लड़ पड़ेंगे। तो डिजिटल दुनिया में ऐसा क्यों नहीं होता? क्या खामोशी यहाँ पर एक ढाल है या फिर व्यूज बढ़ाने का एक बहुत ही कैलकुलेटेड हथियार? देखिए, ये सवाल हमें क्रिएटर इकोनॉमी की बहुत ही कड़वी सच्चाई की तरफ ले जाता है। कैसी सच्चाई? इसमें 2 संभावनाएं हैं। पहली संभावना ये है कि ये एक बहुत ही समझदारी भरा यानी मैच्योर फैसला हो सकता है। मतलब निजता को बचाने के लिए? हाँ,
सौरभ जानते हैं कि वो कुछ भी बोलेंगे तो उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाएगा, तो अपनी निजी जिंदगी को और ज्यादा विवादों में ना फंसाने के लिए चुप रहना एक अच्छा फैसला हो सकता है। मैं मानता हूं ये बात, लेकिन एक क्रिएटर के पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरी संभावना क्या है? दूसरी संभावना है कंटेंट स्ट्रैटेजी। अगर सौरभ आकर एक सफाई दे देते, एक वीडियो बना देते तो क्या होता? वो 1 या 2 दिन की न्यूज बनती और फिर मामला शांत हो जाता। बिल्कुल, कहानी खत्म। लेकिन खामोश रहकर उन्होंने इस विवाद को जिंदा रखा। ओह, मतलब जब तक आप कुछ नहीं बोलते लोग कमेंट्स में लड़ते रहते हैं। हाँ, और जिंदा विवाद का मतलब है लगातार व्यूज। एल्गोरिदम को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग कमेंट सेक्शन में प्यार बांट रहे हैं या गालियां दे रहे हैं। एल्गोरिदम को बस एंगेजमेंट चाहिए। एग्जैक्टली। ये सिर्फ सौरभ की बात नहीं है, ये हर बड़े क्रिएटर की हकीकत है। विवाद पर बोलने से भी व्यूज आते हैं और चुप रहने से भी। मतलब क्रिएटर हर हाल में जीत रहा है। हाँ, अंततः ऑडियंस अपना समय और अपनी मानसिक शांति खोती है और क्रिएटर हमेशा जीतता है। यार, ये बहुत ही गहरी बात कही आपने। तो अगर हम इस पूरे गहरे विश्लेषण को समेटें तो हमारे मुख्य निष्कर्ष या टेक अवेज क्या होंगे? मेरे हिसाब से 3 सबसे बड़ी टेक अवेज है। पहला, सौरभ की मेहनत और उनका ये 37 मिलियन का सफर सम्मान के योग्य है और उनकी शादी उनका बहुत ही निजी फैसला है। बिल्कुल सही। और दूसरा ये है कि अवंतिका एक प्राइवेट इंसान है, उन्हें इंटरनेट की इस टॉक्सिक भीड़ के सामने फेंक देना और बिना सबूत के ट्रोल करना पूरी तरह से गलत है। और तीसरा, जो अनिशा मिश्रा के आरोपों पर है, अनिशा का दर्द असली है, उसे हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन इंटरनेट कोई अदालत नहीं है। हाँ, और ये कर्मा वाला नजरिया बहुत ही समस्याग्रस्त है। सही बात है। और जो लोग सुन रहे हैं ना, उनके लिए पूरा मामला एक आईना है। बिल्कुल। हमें ये तय करना होगा कि कंटेंट कंज्यूम करते समय हम क्या बनेंगे। क्या हम एक क्रिटिकल सोचने वाले संवेदनशील इंसान बनेंगे, या फिर सिर्फ एक और कीबोर्ड वॉरियर जो भीड़ का हिस्सा बनकर गालियां देता है? चुनाव हमेशा ऑडियंस के हाथ में होता है। बिल्कुल। तो हम इस चर्चा को यहीं रोकेंगे, लेकिन जाने से पहले मैं एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं जो आपको खुद से पूछना चाहिए। वो क्या? क्या आपको लगता है कि आज के समय में बड़े क्रिएटर्स जानबूझकर अपनी निजी जिंदगी को एक रहस्य बनाकर रखते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि उन्हें लगातार व्यूज मिलते रहें? हाँ या ना? और अगर हाँ, तो क्यों? इस पर जरूर सोचिएगा।